जो उसकी विशिष्टता को दर्शाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, किंतु भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोली का प्रयोग केवल साधारण बोलचाल की भाषा में ही किया जा सकता है। बोली के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है। एक बोली को कभी किसी विशेष भाषा का उपसमूह या प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। बोली मानव समाज का प्रमुख आधार है। बोली के माध्यम से ही आपस में समझ व सौहार्द बढ़ता है। मातृभाषा में विचार व्यक्त करना सहज व भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। शिक्षा व ज्ञान के प्रसार में भी बोली का बोली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही बोली से व्यापार, कला, साहित्य व संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि बोली केवल भाषा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व व समाज का आधार है। इसे संरक्षित करना व प्रोत्साहन देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जीवित रह सके। भाषा व बोली दोनों ही हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, लेकिन कई बार लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। मुख्य तौर पर बात करें तो भाषा की अपनी लिपि होती है। एक भाषा की सभी बोलियां एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। किसी भाषा में अलग अलग बोलियों की स्वतंत्र लिपि नहीं होती है। भाषा के जिस रूप का प्रयोग किसी छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए किया जाता है उसे बोली कहते हैं। भाषा व बोली के अंतर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। भाषा में साहित्य की प्रचुरता होती है, बोली में साहित्य का अभाव होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक है, बोली का क्षेत्र सीमित। भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। भाषा लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार की होती है। बोली केवल मौखिक। भाषा हर जगह काम कर आती है। बोली के लिए कोई व्याकरणिक नियम नहीं है। भाषा में व्यापकता, सार्वभौमिकता एवं एकरूपता पाई जाती है। बोली में स्थानीय भिन्नता। दोनों भाषा के बीच का अंतर दो ध्वनि समूहों, दो शब्द समूहों और दो लिपियों का है। किसी भाषा की दो बोलियों के बीच का अंतर उच्चारण में होता है। भाषा शब्द संस्कृति के भार धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायां अर्थात व्यक्त वाणी। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे आभ्यंतर का निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक संस्कृति की पहचान का साधन भी है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास व परंपरा से विच्छिन्न है। भाषा के बिना मनुष्य
पशु के समान है। भाषा के द्वारा मानव अपने पूर्वजों के भाव, विचार एवं अनुभव को सुरक्षित रखने में सफल हो सकता है। भाषा द्वारा किसी समाज का ज्ञान सुरक्षित रहता है। यह सामाजिक एकता में सहायता पहुंचाती है, जो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास एवं व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होती है। भाषा के द्वारा ही भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विचार विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति के सारे सुख दुख को दूसरे व्यक्ति तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है तथा इसे सरलतम माध्यम से अपने भावों का विचार विनिमय किया जा सकता है। समस्त राष्ट्र का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। यह राष्ट्रीय एकता का मूल आधार होती है। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी अपने संचित ज्ञान को विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है तथा मनुष्य अपने प्राचीन एवं नवीन इतिहास को पहचानने में समर्थ होते हैं। भाषा संवाद का प्रमुख माध्यम होती है, जो हमारी सोच एवं विचारों को व्यक्त करने का प्रमुख माध्यम है। प्रत्येक भाषा किसी समाज की संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास को संरक्षित करती है। भाषा के माध्यम से ज्ञान एवं शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि भाषा व बोली का अपना अलग अलग महत्व है। बोली हमारी जड़ों व संस्कृति का प्रतिबिंब है। भाषा व बोली का मेल ही सामाजिक एकता व विविधता प्रदान करता है। भाषा का विकास बोलियों से होता है और आज बोलियां संस्कृति की आत्मा होती हैं। अपनी बोली में बात करना आत्मीयता व अपनापन को बढ़ावा देता है। अंत में निम्न पंक्तियों के द्वारा मैं अपने सपनों को विराम देना चाहती हूँ। भाषा ही है जीवन का आधार सुदृढ़ महान। बोली से पहचान है संस्कृति का सम्मान। भाषा बोले सत्य को, बोली देती ज्ञान। अपनी बोली मान लो, यही जगत की शान। धन्यवाद। मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैम रामनगर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दोनों को मेरा प्रणाम और आज महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं। इस मंच पर बुलाने के लिए मैं विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और इस सत्र को संचालन कर रही मैडम साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाने का जो सौभाग्य मुझे दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं कुमाऊनी पर अपनी बात रखूंगी क्योंकि उत्तराखंड के जो भाषाएं हैं उस पर जो हमारा वर्तमान का परिवेश है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम लोग अपने दिखावे के लिए और अपने शान शौकत के लिए हम अपनी भाषा को पीछे छोड़ते जाए, जबकि हम बहुत अच्छी तरह से अपनी भाषा को बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। इसी क्रम में मैं कहूँगी, यदि किसी भाषा को 3 पीढ़ी बोल रहे हैं और समझ रहे हैं तो वो भाषा सुरक्षित है। अगर उसी भाषा को 2 पीढ़ी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो असुरक्षित महसूस कर रही है।
अगर उस भाषा को एक पीढ़ी बोल रही है और 2 पीढ़ियां नहीं समझ रही है और न बोल पा रही है तो बहुत संकटग्रस्त में आ जाती है। इसी स्थिति में आज हमारी कुमाऊनी भाषा और उत्तराखंड की जो गढ़वाली भाषा, अन्य भाषाएं हैं, वो बहुत बड़ी संकट में आ चुकी हैं। क्योंकि हमारे महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में भी किताब कहते हैं प्राइमरी स्तर से उसको करना चाहते हैं, लेकिन हमारे महाविद्यालय और कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर भी जो पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हमारे शामिल हैं उसको भी बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है। और पढ़ना जो बच्चा चाहता तो उसको पर्याप्त सामग्री उसमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्योंकि हम पढ़ाते हैं बच्चे को, अगर हम उससे कहते भी हैं, मैंने कई बार बच्चों से कहा कि आप इस विषय को पढ़िए, इसमें काफी स्कोप है रोजगार के लिए, लेकिन वो कहते मैडम अगर हम पढ़ना भी चाहते हैं तो हमें इसके पढ़ने के लिए पर्याप्त हमारे पास सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बहुत अभाव हो रहा है। क्योंकि पुस्तकें आती हैं बहुत कम आ सकती हैं और काम उसमें कम होने की वजह से, लोगों का रुझान कम होने से, रुचि कम होने से, क्योंकि पाठ्यक्रम की जो सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इसी क्रम में कहूँगी यूनेस्को द्वारा स्वयं एक सारणी तैयार की गई जिसमें विश्व की उन सभी भाषाओं को शामिल किया जो असुरक्षित और संकट में थी। इन भाषाओं में उत्तराखंड की 2 प्रमुख भाषाएं थी, गढ़वाली और कुमाऊनी, जो असुरक्षित श्रेणी में थी। अगर वर्तमान स्थिति नहीं बदली तो वो हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 वर्ष में भाषाएं संकटग्रस्त हो सकती है। यानी कि कौन सी भाषा है? कुमाऊनी और गढ़वाली, जो हमारे उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं, ये संकटग्रस्त हो सकती है। और इनका जो अभी हम सोच रहे थे, मैं अपने घर की बात करूं तो जब तक मेरी सासू माँ थी तो हम पहाड़ी में उनसे कभी कभी वार्तालाप कर लेते थे। जब से वो गई तो अब लगभग वो बोलना आसपास में बोलचाल कम हो गया है। लेकिन ये गर्व की बात मैं कह सकती हूँ, इस मंच जिसमें एक लड़की MBBS करती है, लेकिन वो पहाड़ी शब्द वो अपने हॉस्टल में गई तो उसने अपने वार्डन से जो वहाँ पर है वो उस पहाड़ी शब्द बोल रही थी, तो उसने उसको 2-4 शब्द बोले। तो जब मैं दोबारा वहाँ पर गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आपकी लड़की पहाड़ी शब्द बोलते, इसने कहाँ से सीखी? तो आप बोलते? मैंने कहा मैं तो नहीं बोलती। उससे पूछा, उसने कहा मेरी अम्मा बोलती थी और मेरी बुआ बोलती है घर पे। तो बच्चे जब आपस में कभी कभी, लेकिन मेरे बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं हमारे बच्चे, लेकिन हम जब वार्तालाप करते हैं तो पूरा समझ लेते हैं और कभी कभी टूटी फूटी कहानी बोल देते हैं। तो हम इस तरह से वातावरण के घर में रखेंगे, हम दिखावे पर जाके हम अपनी असलियत अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, तो चाहे हम कुछ भी हो जाए, लेकिन है तो हम वही ना, हम वही कुमाऊनी है, वही गढ़वाली है, उत्तराखंडी है। हमें ऐसे नहीं भूलना चाहिए। अगर हम जिस दिन इससे भूल जाएंगे तो हम शायद अपनी जड़ों से ढीले पड़ के उसी बेल की तरह हो जाएंगे जो बेल जड़ से जुड़ी तो है लेकिन कुंभाई हुई है, मुरझाई हुई है, उसको बल नहीं मिल सकता। वो जाएगी लेकिन उसको उस बल के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसी क्रम में मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगी। उत्तराखंड की लोक भाषाओं में बदलाव और संकट का प्रमुख कारण पलायन है। पलायन आप समझ रहे होंगे, सभी लोग गाँव घरों में आज से सारे घर खाली हो गए, सारी बाकियां खाली हो गई है और हमारी बोली पर ही संकट भी, हमारे रहन सहन पर भी संकट हो गया। वो सारे पुराने मकान लोगों ने तोड़ दिए हैं और नए गृहस्थ मकानों को बना लिया। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सारा बदल चुका है। ठीक है, दोनों ही भाषाओं में अंग्रेजी और हिंदी पूरी तरह से हावी हो गई। अंग्रेजी और हिंदी पूरी तरह से हावी हो गई। आज हम जो कुमाऊनी की जो भाषा की बात कर रहे हैं संकट में है, और मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 साल के बाद हम हिंदी के लिए भी इसी तरह से रो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज जो आदमी हमारे सामने 2-4 शब्द इंग्लिश के बोल लेगा टूटी फूटी, तो हम चाहे कितने बड़े पोस्ट में है, अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो हम हल्के हो जाते हैं कि भाई वो तो बहुत इंग्लिश में बातें कर लेता है, तो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश जानते हैं, उनके घर में सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। तो यही स्थिति हिंदी की आने वाली है। उत्तराखंड से पलायन करके देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए लोग अपने बच्चों को अपनी मूल भाषा नहीं सिखा रहे हैं, जबकि उन्हें लगता है कि उनकी सफलता में ये लोक भाषा बाधक बन सकती है। क्यों? वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को कुमाऊनी और अपनी मूल भाषा बताएंगे तो हमारे बच्चा शायद अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और वो अच्छी पोस्ट पर, अच्छे पद तक नहीं पहुंच पाएगा, और उसके हम सफलता को उसको बाधा समझ रहे हैं। हकीकत में जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मौजूद भाषा किसी अन्य भाषा के गढ़ में घुसपैठ करती है तो फिर स्थानीय भाषा संकट में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी लोक भाषा को कमतर आंकने लगते हैं और उस भाषा को अपनाने लगते हैं जिसके जरिए रोजगार हासिल कर सकते हैं। वही कल हयासिक सर बोल रहे थे कि कहते हैं कि तुम कुमाऊनी पढ़ोगे तो तुम्हें क्या रोजगार मिलेगा। वही स्थिति हम लोग सोचते हैं कि अगर कुमाऊनी भाषा, कुमाऊनी साहित्य बच्चा पढ़ेगा तो उसे क्या इसमें रोजगार मिलेगा, जबकि उन्हें पता नहीं इसमें अपार रोजगार की संभावनाएं हो सकती है। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ 2-4 सालों से मुझे, हमें भी लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कुमाऊनी संस्कृति को
थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है। आप देखिए गाने देखिए, आप एक पहनावा देखिए, हम लोगों को कुछ इस तरह से हो रहा है कि हम अपने जो परिवेश हमारी संस्कृति है इसमें थोड़ा रुचि बढ़ रही है। आप शादी ब्याह में देखिए, आप मंचों पर देखिए और बाहर देखिए, कुमाऊनी जो हमारे लोकगीत है, लोक संस्कृति है, इसका थोड़ा सा बढ़ावा हो रहा है। खान पान का जो हमारे व्यंजन है उनका होना, उसी तरह से अगर बोली में भी हम इस तरह से बोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो दिन दूर नहीं है जब हमारी कुमाऊनी भाषा, गुवाहाटी भाषा भी पूरे देश और दुनिया में समझी बोली जाएगी। शहरी बनने के बाद जो इससे लोगों का अपनी भाषा के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया है। उन्हें हिंदी के सामने अपनी भाषा कमतर लगने लगती है, जबकि सही अर्थों में ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा हिंदी और अंग्रेजी से काफी समृद्ध है। कैसे? जैसे स्वाद, अनुभूति, स्पर्श, ध्वनि, गंध आदि के लिए उनके भाव के अनुसार अलग अलग शब्द है। आपने देखा होगा जैसे ध्वनि के लिए पानी बह रहा होता है, कहते हैं तड़तड़ाहट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हिंदी में उस शब्द के लिए पानी बहने की आवाज हो रही है, ठीक है, बर्तन गिरने की आवाज हो रही है, अगर बर्तन गिर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? खड़मड़ाहट हो रहा है। चूड़ी बजने की आवाज हो रही है तो हम चूड़ी की हमारे कुमाऊनी शब्द है झमड़ाहट हो रहा है कि? तो हमारे कुमाऊनी का जो शब्द संपदा है वो काफी समृद्ध है। उसमें एक ही ध्वनि के लिए 100 से ज्यादा आपको शब्द मिल जाएंगे। ध्वनि का मतलब लकड़ी की ध्वनि अलग होगी, वो बर्तनों की ध्वनि अलग होगी, वो नदी में जो पानी चलता है उसके लिए ध्वनि अलग निकलेगी, अगर पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहे हैं उसके लिए अलग ध्वनि आएगी, ठीक है। तो हर शब्द के लिए अलग अलग, हर वस्तु के लिए अलग शब्द हमारे इसमें दिए गए हैं ध्वनि के। उसी तरह से गंध के बारे में, गंध में आपने देखा होगा अगर किसी कमरे में सिलन हो रही तो उसके लिए क्या कहते हैं? हम सिलन हो, सिलन की बदबू आ रही है, कैसे? हिंदी में कहते हैं एक ही शब्द है, सिलन की आ रही है या टॉयलेट की आ रही है या संतरे की आ रही है, तो संतरे की अगर मिलमिलन आ रही है, पानी सिलन की आ रही है, हम कहेंगे संतरण आ रही है, ठीक है। होता नहीं, हम जब पहाड़ी आप बोलेंगे समझेंगे तो आप सोचेंगे कि हमारी भाषा तो बहुत समृद्ध है, हमारी इसमें तो शब्द समृद्ध है, उसमें एक शब्द के लिए सैकड़ों शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कुमाऊनी अंग्रेजी और हिंदी से काफी समृद्ध है। ऐसे ही गंध के लिए भी कपड़ा चलने की गंध के लिए क्या कहते हैं हम लोग? हंतरण आ रही है, कहते हैं कि कपड़ा चल रहा है, लेकिन आप कपड़ा चल रहा है हिंदी में एक शब्द कपड़े चलने की गंध आ रही है, लेकिन कुमाऊनी में गंधरण है बोलते हैं ना, क्या सॉरी हंतरण आ गई ना, तो अपने आप समझ आएंगे कपड़ा कहीं जल रहा है। मौका आ गई कहते हैं ना, थोड़ा मामा कहते हैं मौका कहां से आए, कुछ जल रहा है, क्या जल रहा है? मौका आने का मतलब तो बाल जल रहा है या कुछ इसी से संबंधित कोई चीज हमारी जल रही है, ठीक है। हमारा यहाँ इस कहने का तात्पर्य है कि इन लोक भाषाओं की शब्द संपदा अधिक सशक्त है, लेकिन इनकी शब्द सामर्थ्य लोक भाषा को आज तक नहीं समझा जा सका, क्योंकि इसके शब्द सामर्थ्य जो है उसको आज तक कोई समझा नहीं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हिंदी कुमाऊनी अगर हम बोलेंगे शायद हम पिछड़े हुए महसूस, हमको पिछड़ा हुआ समझा जाएगा या हम कम पढ़े लिखे माना जाएगा, ठीक है, या हम कुछ भी कह सकते, हल्का कुछ भी नहीं हो जाती। हम कुमाऊनी बोले तो हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं बनाटेदार, तो आपको कहेंगे कि हाँ तो ठीक ठाक आदमी, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपनी भाषा को बचाने के लिए प्रयास भी करने हैं, प्रयास कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लोक भाषा वर्तमान परिवेश के प्रभाव से बचाने के क्या उपाय हैं? हमारी लोक भाषाएं तभी जिंदा रह सकती है जब इन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, यानी कि हम बोलेंगे, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारा बच्चा अपने बच्चों को सिखाएगा, तभी ये सुरक्षित रह सकती है। हम चाहे कहीं भी रहे, अगर हमें अपनी भाषा से प्रेम है तो अपनी पीढ़ी को इसे सौंपना होगा। अगर हमें प्रेम है उस भाषा से, लगाव है, तब तो हम बोलेंगे, अपने बच्चे को सिखाएंगे। अगर हमें लगाव ही नहीं है तो हम उसे एक बार अपनी बोलेंगे, हम उससे सेब है, और है, अनार है, इसको दड़म कहते हैं, उसको पुलम कहते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, उसको प्लम बोलते हैं, उसके स्पेलिंग बोल कहेंगे। अगर किसी बच्चे ने केला खा रहा हो कहेंगे तो अरे क्या सिखाते हैं उनको, बच्चा बनाना खा रहा, बच्चा एप्पल खा रहा कहेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। अरे इनके घर में तो स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, इनका बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बोलने से ठीक है, बोलने से आदमी का व्यक्तित्व झलक के सामने आता है, लेकिन आप कुमाऊनी में इतनी प्यार से बोलेंगे तो आपके व्यक्तित्व चार लग जाएंगे। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग होते हैं, अगर कुमाऊनी बोलते हैं तो कुमाऊनी की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि गाँव देहात में तो लोग बोल ही रहे हैं पहाड़ी, अगर हम लोग आप जैसे लोग कुमाऊनी वार्तालाप करेंगे तो शायद उसका रुतबा बढ़ जाएगा।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपना होगा। वैसे ही जैसे पिछली पीढ़ी ने हमें सौंपा था। दूसरा जब सबसे सबसे बड़ा उपयुक्त माध्यम है कि राज्य सरकार इन लोक भाषाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। अगर राज्य सरकार है उस भाषा को, इस कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा को अगर प्राइमरी लेवल से इसको पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो इसको बढ़ावा मिलेगा। ये भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, फिर भी राज्य सरकार इसको शामिल कर सकती है। कैसे? लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना सकती है। इसकी इजाजत हमें संविधान का अनुच्छेद 345 देता है। यह पता होना चाहिए कि अगर राज्य सरकार राजनीति कहते हैं कि राजनेता कहते हैं कि आपके अनुसूची में नहीं है, इसको नहीं लगा सकते, अनुसूची में हो ना हो, लेकिन ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सकती है क्योंकि वो संविधान के अनुच्छेद 345 में बता दिया गया। यही नहीं, अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर अपनी भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई। 350A में ये कहा गया कि कोई भी राज्य अपनी लोक भाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दे सकता है। तो अब इसमें कोई आड़े नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक दबाव के कारण, कभी वोट बैंक के कारण, अब अगर कुमाऊनी को बनाते तो वो कहेंगे हमारी जौलसानी बनाए, वो कहेंगे हमारी गढ़वाली बनाए, तो इसको अन्यथा न लेते हुए एक भाषा को उसके सारे अच्छाइयाँ लेके एक भाषा का मान के, जब मुझे याद है तो हम BA में पढ़ते थे तो रुवानी सर ने इसको बहुत काम किया था। वो आए दिन गोष्ठियाँ करते थे, कार्यशाला आयोजित करते थे। हम तब तो बहुत छोटे थे, हम जाते थे उनकी कार्यशाला में, तो वो मानकीकरण में उन्होंने बहुत काम किया था। तो हम जाते थे उनके कार्यशाला में, तो उस समय हम सोचते थे कि मानकीकरण क्या है। तो उस समय से हम, हालांकि मेरे PhD का, मैं गर्व महसूस करती हूँ, मेरे PhD का काम ही कुमाऊनी में है, कुमाऊनी कविताओं में बिंब है मेरा, और प्रोफेसर SS मिश्र जी के अंदर मैंने काम किया, तो मेरा कुमाऊनी में ही काम है और मैं कुमाऊनी में ही लिखती हूँ। जब भी मैंने अभी तक मेरे पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ, संस्मरण वगैरह प्रकाशित होती है तो कुमाऊनी में ही अधिकतर मैं लिखती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे उसमें लिखना शुरू करेंगे। बच्चे कहते हैं कि कुमाऊनी लिखनी बहुत कठिन होती है, कुछ नहीं होती। अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, तीसरी बार आपका अपने आप सही हो जाए। हम ही अपनी कहानियां भी लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, तो उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमें फिर उसको सुधार की जरूरत पड़ती है। दोबारा उसको कुछ ना कुछ शब्द ऐसे डालने पड़ते हैं जिससे कि उसमें थोड़ा सा रोचकता पाठक के सामने प्रस्तुत कर सके। तो इस तरह से आपने तो समझे कि कुमाऊनी नहीं लिखी जाती, लिखिए आप, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन तीसरी बार, चौथी बार अपने आप आपकी भाषा में सुधार हो जाएगा। जब भाषाओं की बात आती है तो साहित्य का स्थान उसमें अहम होता है। कहते हैं कि कोई भी बोली को भाषा का दर्जा देने के लिए साहित्य होना चाहिए, कहते हैं, तो उसमें उसका अहम भूमिका होती है। दुर्भाग्य से दुनिया के अधिकतर लोक भाषाओं का लिखित साहित्य नहीं मिलता है। विश्व की केवल 1/3 भाषाओं का लिखित साहित्य है। उत्तराखंड की लोक भाषा विशेषकर कुमाऊनी और गढ़वाली में पिछले कुछ वर्षों से लगातार साहित्य रचना हो रही है, लेकिन इस मुहिम से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोक भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें कुंगड़, धात, पहरू, आदिली कुशली इत्यादि। इन सभी पत्रिकाओं में संपादकों से अधिक संख्या में जुड़ना होगा, जिससे कि लिखित साहित्य समृद्ध होगा। साहित्य सर्जन के साथ साथ उसके आसान उपलब्धता भी समृद्ध। मैंने कहा ना कि अगर हम साहित्य में काम करेंगे, उसके साहित्य में हम पढ़ने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्धता भी बहुत बड़ा विषय है। आज वर्तमान में लिखा तो बहुत जा रहा है, परंतु उनकी उपलब्धता सीमित जगहों तक ही है। जन जन तक यह महत्वपूर्ण साहित्य आज भी दूर है, क्योंकि हमारा साहित्य लिखा तो जा रहा है, लेकिन उसकी जो सामग्री है वो कम संख्या में, कम सामग्री उसकी उपलब्ध हो पा रही है। अगर वही हमारे सामग्री अधिक संख्या में मिलेगी तो अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे। धन्यवाद। सभी ने मेरी बात सुनी। जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री नीलांबर पांडे सर, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अंत में रक्षा मंत्रालय से निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके साहित्यिक कार्यों एवं प्रकाशनों में अनुभूति के रंग, कुमाऊनी शब्द संपदा, व्युत्पत्ति कोश आदि प्रमुख हैं। मैं सर को सादर अध्यक्षीय संबोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी का अभिनंदन और धन्यवाद। सबसे पहले मैं
महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज महिला दिवस भी है। आप जानते हैं कि 1908 में न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने इकट्ठे होकर आंदोलन किया था कि हमें भी पुरुषों की तरह समान अधिकार, समान शिक्षा वगैरह वगैरह जो भी उनके अधिकार है वो दे दें करके। तो तब से उसी की स्मृति में 8 मार्च को ये मनाया जाता है। ये आपको विदित ही होगा। लेकिन हमारे भारत में तो ये भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे भारत में तो प्रत्येक क्षण जो है बिना महिलाओं के है ही नहीं। उनका सम्मान है प्रत्येक क्षण, और प्रत्येक क्षण उनकी शक्ति है हमारे पीछे। तो भारत की ये परंपरा तो नहीं रही। अब विदेशों से बहुत कुछ आ रहा है। मातृ दिवस, पितृ दिवस, अलाना दिवस, फलाना, मजदूर दिवस, वैज्ञानिक दिवस, दुनिया भर के 365 दिनों में लगभग हर दिन कोई न कोई दिवस होता है। हमारे यहाँ तो ये कहते थे कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये कहते थे। और ये भी कहा है कि नहीं स्त्री समरत्नम, स्त्री के समान कोई रत्न ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हमारे यहाँ लिखी हैं। और ये कहा है कि भारिया मूलम सदा हर्ष। भारिया जो है हमेशा हर्ष का मूल है। हमारी प्रसन्नता ही भारिया में है। भारिया है तो प्रसन्नता है, नहीं है तो परिवार ही बेकार है। बिन पत्नी घर भूत का डेरा, एक ये भी है। और एक गुमावनी में हमारी है कि एक छोटी सी वो सूक्ति है, जय की जुए है उनको कोई नहीं। समझते हैं इसको? जुए का मतलब जाया से आया है, पत्नी जाया से आया है सब। तो वो कहते हैं कि जिसकी पत्नी नहीं है तो उसका कोई भी नहीं है। बहुत कुछ सही है, परिवार ही उनसे है, घर में रौनक ही उनसे है। तो ये मातृ दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष बात यह रही है कि आप हमारे यहाँ ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें सबसे पहले पत्नी का ही नाम आता है। भगवानों में आप देखिए सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो हम ऐसे ही बोलते हैं, पहले उनका पति का नाम नहीं आता, पत्नी का ही आता है। तो इतना सम्मान है तो हमें तो जरूरत नहीं है, हम खुद सम्मान करते हैं। अब मैं यही देख रहा था कि ये सारी व्यवस्था जो है हमारी आदरणीय प्रोफेसर महोदया बैठी हैं, ये काफी इन्होंने की है, क्योंकि बिना इनके तो हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। क्योंकि पुरुष वर्ग तो कोई दिखाई नहीं दिया हमें इनमें, यही भाग दौड़ कर रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे संकोच भी हो रहा है कि इनकी सेवा हमें करनी चाहिए, आदर देना चाहिए। ये बेचारी पीछे पीछे भाग रही हैं, काम कर रही हैं, सारी व्यवस्था कर रही हैं, खाना छोड़ के आ रही हैं, नाश्ता नहीं कर रही हैं। तो इतना जो है इतनी कर्मशीलता नारियों में ही होती है। तो सब आप लोग आदरणीय हैं, समादरणीय हैं हमारे। अब बातें जो है काफी हुई हैं, काफी बातें हमारे इस मंच पर कल से चल रही हैं भाषा के बारे में, उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सार रूप में कुछ बातें आई, मैं ज्यादा विस्तार नहीं लूंगा। एक तो है भाषा के मानकीकरण की बात आई थी। अधिकतर लोगों ने ये कहा कि मानकीकरण होना चाहिए, और मानकीकरण जरूरी भी है। एक भाषा होगी तो सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे और वो प्रचार प्रसार में आएगी, उनको एक वो बाध्यता हो जाएगी कि वो उसी में काम करें। अन्यथा हम लोग ये बोली भाषाओं में ही बढ़ते रहेंगे। अब ये होता है सरकारी स्तर पर। मुख्य बात यहाँ पर, जब ये यहूदी लोग हैं दुनिया के हर क्षेत्रों में बैठ गए थे, आपको पता ही है, इनको मारपीट करके भगा दिया गया था, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, सारी दुनिया में ये फैल गए। 40-50 यहाँ रह रहे हैं, 1000 वहां रह रहे हैं, वहां रह रहे हैं, दुनिया के हर देश में थे। जब इनका जो है यहूदी राज्य बना तो उनको बुलाया गया, ये बुला के गए। तो अब हर एक की तो अलग अलग भाषा थी। जो भारत से गए उनकी अलग थी, जो चाइना से गए उनकी अलग थी, कोई अरब देशों में थे उनकी अलग थी। तो सबकी अलग अलग भाषा थी, लेकिन यहूदी धर्म सबका एक था। तो उनको कहा गया कि अब हम अपना देश तो बना रहे, एक छोटा सा देश अभी भी वो संघर्षरत है और बहुत ही अनुकरणीय देश है वो। तो उन्होंने कहा भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा हमारी पुरानी भाषा है हेब्रू रही है तो हेब्रू ही होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सबको मंजूर है? उनका बिल्कुल मंजूर है। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी बोली ये है, मेरी भाषा ये है। हेब्रू वहां की राजभाषा बन गई। इंडोनेशिया में भाषा की बात आई तो कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा कि कितना समय लगेगा। किसी ने कहा 6 महीना, किसी ने कहा 2 साल लगेंगे, किसी ने कहा 2-4 साल लगेंगे। तो वहाँ का जो अध्यक्ष थे उसमें वहाँ के वो बने थे नए। तो उन्होंने कहा कि वो समय जो है कल से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कोई